बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की, किस्त नंबर 7, राइटर हादिया मुगल। कमरे में आकर उसने जल्दी से लिबास बदला। अपना वही दुपट्टा ओढ़ा, वही चप्पल पहन जो यहाँ आते वक्त उसके पाँव में थी, लेकिन गले की चेन, हाथों की चूड़ियाँ और झुमकियाँ वो वहीं जैन चौधरी के ड्रेसर पर बैन करने के लिए छोड़ दी। कम अज़ कम वो इस बेमोर शख्स को कुछ तो एहसास दिलाना चाहती कि वो चंद दिन उसके कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद रही थी। पर यहाँ से जाते हुए उसे ये तसल्ली तो थी कि वो जहन चौधरी का कोई नुकसान करके नहीं जा रही थी। कम अज़ कम कल को वो उसे याद करे तो कम अज़ कम नफरत भरे एहसास से ना करे, या फिर ये ना सोचे कि वो उसके रुखसारों में धकेल कर चली गई है। आंसू देकर रोक ही नहीं रहते। जहन चौधरी के लफ्ज़ ने जैसे दिल के कई टुकड़े में काट कर रख दिया था। उसे अब भी ये यकीन नहीं आता कि वो जहन चौधरी उसे धोखा दे चुका है। अपने माँ बाप से मिलकर वो उसकी ज़िंदगी का सौदा कर चुका है। उसे यकीन हो गया था बड़ेरों के दिल नहीं पत्थर होते हैं जो कभी नहीं टूट सकते, जिन पर कभी मोहब्बत का असर नहीं होता। दिल था कि दर्द से फटने को हो रहा था। वो रखी के बताए गए रास्ते से पिछली जानब निकल आई थी जो पहले दिन उसने आज भर किया था। वो जानती थी यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन उसे यहाँ से हर हाल में जाना था। वो इस शख्स से कभी भी अपना नाम जुदा करना नहीं चाहती थी। वो चाहे उसे मार देता, नफरत करता, धुतकारता, लेकिन वो उसके नाम के साथ ही मरना चाहती थी। ना जाने ये इस दीवाने की कैसी मोहब्बत थी। आपने मुझे आज मार दिया जहन चौधरी। आपने मेरी मोहब्बत को समझने से पहले ही उसे दफनाने का सारा सामान कर दिया। आपने मेरी आंखों के सारे ख्वाब नोच ली जो मैंने आपके हवाले से देखे थे। ख्वाब टूट गए, सब बिखर गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। मेरी मोहब्बत की इंतहा, मेरी मोहब्बत की तरफ आपको सुकून से नहीं रहने देगी। मैंने आपको बेइंतहा चाहा। मेरी सांस सांस का जवाब आपका नाम था। और जब किसी को पूरी शिद्दत से चाहा जाए तो अर्श पर बैठा वो शख्स अता कर देता है। आप मुझे मिले तो मुझे लगा मैं मोतबेर हो गई, मुझे सारा जहान मिल गया, मुझे जहन चौधरी की मोहब्बत नसीब हुई, लेकिन सब बर्बाद हो गया। सब कुछ वो रो रही थी। आपको यही लगता था कि किसी के साथ भागी थी, मैं भागी नहीं थी, लेकिन अब ये आपको राज कभी पता नहीं चलेगा कि ये दीवाने क्यों भागी थी। मैं इस हवेली की दरो दीवार को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाकर जा रही हूँ। कभी तो ये बेजान पथरीली दीवारें मेरी मोहब्बत की गूंज आपको सुनाएगी कि अगर मुझे किसी से मोहब्बत थी तो वो सिर्फ आपसे थी। वो आंसू रगड़ते पिछले गेट की तरफ भागी थी। वहाँ एक दो गार्ड ही रहते थे। टांगों में जान बाकी नहीं रही थी। वजूद अलग बुखार में दहक रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने बेसख्त दीवार का सहारा लिया, लेकिन सब तकलीफात को नज़रअंदाज की वो आगे बढ़ती पिछले दरवाजे के करीब पहुँच एक तरफ दरख्त की आड़ में छुपी थी, वही दूसरी जानब जहन अपने माँ बाप को मुतमईन करके कमरे की तरफ आया। फिलहाल वो कुछ परेशानियों से खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था। अब वो अपना काम आसानी से कर सकता था। ज़रीफ शाह की फ़िक्र अब अपने काम के दौरान हावी नहीं होने वाली थी। वो दरवाज़ा खोले अंदर आया तो ज़रीफ शाह कमरे में नहीं थी। ये लड़की भी ना उसे कह कर गया था कि बिस्तर से ना उठे, कहीं गिर ना जाए। बुड़बुड़ाता हुआ वो वॉशरूम की जानिब आया कि शायद वॉशरूम में हो। ज़रीफ शाह दरवाज़ा ना करके उसने उसे पुकार, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ज़रीफ शाह उसने दरवाज़ा अकेला दरवाज़ा खोल गया था। ये कहाँ चलेगी? खाली वाशरूम देखकर वो पुरसोच हुआ। ज़रीफ शाह जहन ने पुकार बुलंद की। बालकनी में जाकर उसने ज़रीफ शाह को तलाशा। घर वो चांद पाल में ही उसे कमरे से मुल्क का हर जगह देख चुका था। वो तय से नीचे बढ़ा ताकि जान सके कि ज़रीफ शाह कहाँ गई है। कहीं मखदूम चौधरी ने कोई साजिश ना की हो। लेकिन वो तो अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे। हवेली भी रात की मानद खामोश थी। वो दोबारा ऊपर की जाने बढ़ा, दिल में जैसे किसी ने बेकरारी सी भर दी थी। ना जाने कहाँ चली गई। तबीयत भी ठीक नहीं है। वो बुड़बुड़ाता हुआ ऊपर है और शैया के कमरे की जानिब आया। ज़रीफ शाह तुम्हारे कमरे में आई है? जहन ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल कर। नहीं। क्यों, क्या हुआ भाई? खैरियत है? हाँ खैरियत ही है। उसकी तबीयत ख़राब हो तो मैंने आराम करने का कहा था। लगता है घबराहट की वजह से छत पर चली गई हो। तुम सो जाओ। जहन बदिख्त मुस्कुराता राहदारी का एक एक कमरा चेक करता हवास बकता हो रहा था। अभी कुछ देर पहले वो उसे निडाल देकर कई हिदायत देकर ही तो मखदूम चौधरी के पास गया था। न जाने क्यों उसे वहम हो कि दोबारा मखदूम चौधरी की हरकत है, लेकिन मखदूम चौधरी अपने कमरे में थे, बल्कि वो खुद छोड़कर आया था। वो तेज से दोबारा नीचे भागा। ज़रीफ शाह कहाँ और किसने उसे बाहर जाते देखा है? गार्ड की भारी नफरी से वो सख्त से इस्तफसार किए बोला। माथे पर बाल नमूदार थे, नुमाया थे। नहीं सर, गेट तो बंद है, बल्कि आपके कहने के बाद सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी है। बाहर तो कोई भी नहीं गया था। और चौधरी साहब, हम सब आपके साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते। गार्ड्स को वो मशकूक निगाहों से देख रहा था। जाओ चारों तरफ देखो, वो यहीं कहीं होगी, और अगर मुझे वो लड़की ना मिले तो तुम सबको मैं अपने हाथों से गोली मार दूंगा। वाज़ेह धमकी देता वो वापस मुड़ा और ऊपर की जाने बढ़ा। वो एक बार फिर कमरे में आया, लेकिन कमरा खाली उसका मुंह चिढ़ा रहा था।
और यहाँ जैन चौधरी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पूरे शीदे से धड़क उसने गोया हवेली के दरो दीवार हिलाए थे। पल भर में हवेली में रोशनी फैलने लगी थी। सब अपने अपने कमरों से बाहर निकल कर आ चुके थे। हर जगह भारी नफरी करवा दी गई है। पुलिस एक एक गाड़ी को चेक कर, फिर भी ज़रीफ शाह का कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने इतने से वक्त में उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। सफ़ीर की हिम्मत तोड़ते लफ्ज़ों ने जैन चौधरी को मुठियाँ बेचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर कहाँ जा सकती है, वो तो काफ़ी बीमार थी। जैन की ज़रीफ शाह के लिए छिड़कती फिक्र ने मखदूम चौधरी को चौंकाया था। फजर की अजान फिजा में गूंज थी, लेकिन जरी का कुछ पता नहीं चला था। इन चंद घंटों में वो पूरा गांव छान चुके थे, लेकिन ज़रीफ शाह की खबर ही नहीं मिल पाई थी। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो चली गई। तुम्हारा काम तो आसान हो, तो फिर क्यों इतनी फिक्र में ढल रहे हो? और सफ़ीर खान को इस मामले में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी? मखदूम चौधरी का रौनक भरा लहजा सफ़ीर ने बमुश्किल बर्दाश्त किया। आप शायद बोल रहे कि मैं इस घर का होने वाला दामाद, और ये भी याद कि सफ़ीर खान अपनी मलकियत से कभी पीछे नहीं हटेगा। सफ़ीर ने ख़ास तौर पर उन्हें जताया था ज़बरदस्ती के दामाद जो सिर्फ़ और सिर्फ जैन की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मेरी बेटी और मैं तुम्हें कभी कबूल ना करते। खुदा का वास्ते अपनी बहस को कुछ देर के लिए तर्क कर दें। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपकी बहस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जैन चिढ़कर बोला और अपने मोबाइल को टेबल पर पटका। हर जगह से नाकामी उसका सामना कर रही थी। मखदूम चौधरी पहलू बदल कर रह गए। बेटे की एक बदकार लड़की के लिए फ़िक्रमंदी उन्हें किसी शिकस्त से काम नहीं लग रही थी। बाबा, अगर आपने ज़रीफ शाह को कहीं छुपाया है तो अब भी वक्त है, बता दें। जैन ने मखदूम चौधरी से एक बार फिर पूछा। तुम बेजा मुझ पर शक कर रहे हो जैन चौधरी, और ये मत भूलो कि तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो इस बार भड़क उठे थे। सफ़ीर ने लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट बामुश्किल ज़ब्त की। यहाँ उल्ट मामला है। सफ़ीर ने फुलझड़ी छोड़ी थी। मखदूम चौधरी उसे घूर कर रह गए। कहीं शायान सागर ने तो। सफ़ीर ने उसकी तवज्जो दिलवाई तो वो चौंका था। चलो जल्दी। आयन अपनी गाड़ी की चाबियाँ उठाता सफ़ीर को अपने साथ चलने का हुक्म दे चुका था। जैन हवा के घोड़े पर सवार बाहर निकला। उसके ख़ास आदमी ने मुस्तंदी से दरवाज़ा खोला। गाड़ी के धूल उड़ाता वो बिना सफ़ीर को बिना लिए निकल चुका था। सफ़ीर ने मुठियाँ भींचकर दांत पीसे। कमीना पागल हो चुका है। लेकिन फिर लबों पर शैतानी भरे मुस्कुराहट ने दस्तक दी थी। वो वहीं से मुड़ता ऊपर की जाने बढ़ा जहाँ उस दुश्मन जान का कमरा था। उस संग दिल लड़की ने तो अपनी एक झलक दिखाना भी हराम समझा हुआ था, लेकिन वो भी सफ़ीर खान था, अपनी धुन का पक्का शख्स। सीढ़ों की तरफ बढ़ते कदम उसके नस्वानी आवाज़ ने रोके। दिल की मुराद बाहर आई थी। उसे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा था। रखी ये चाय जल्दी अम्मा और चची को बड़े कमरे में दे आओ, मैं ये बैठक में भिजवाती हूँ। उजलत में बोलती वो कप सेट कर रही थी। ज़रीफ शाह की गुमशुदगी ने सबको परेशान करके रख दिया था, लेकिन शायद सदीक़ा बेगम के लिए ज़रीफ शाह से बढ़कर चाय थी। तभी उन्होंने शजिया को चाय बनाने का हुक्म दिया था। जी बीबी जी। वो कप लिए बाहर निकले। जब सामने नज़र सफ़ीर खान पर पड़ी, रखी की आंखें फिल्म। उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे वहाँ से जाने का इशारा दिया। रखी हल्कतर करती वहाँ से गायब हुई थी। सफ़ीर खान लबों पर मुस्कुराहट फैलाए किचन की तरफ आया, जहाँ शजिया प्लेट में नाश्ते की चीज़ें सेट कर रही थी। मुझे अगर ज़रा भी खबर होती कि मंगेतर साहबा मेरे आने पर इतना एहतमाम करेंगी तो मैं सर के बाल चलकर यहाँ आता। एक बिस्किट उठाकर उसने मुंह में डालकर शजिया का सफ़ेद गोल चेहरा गहरी निगाहों से देखा। दिल में जैसे ठंडक उतरती महसूस हुई। वो खौफ से अपनी जगह से उछली और सामने सफ़ीर खान को देखकर उसका रंग मजीद फाक हुआ। लेकिन कुछ पल बाद चेहरे पर नागवारी फैली। इर्द गिर्द जैसे उसकी खुशबू फैल गई। वो शायद तेज़ परफ्यूम पसंद करता था, लेकिन शैया को उसकी खुशबू से भी चिढ़ थी। मेहमानों को मेहमान खाने तक ही रहना चाहिए। वो घर में ऐसे दन दनाते अच्छे नहीं लगते। चबा चबा कर बोलती वो कप ट्रे में सेट करने लगी। हाँ, मैं भी इसी हक में हूँ कि मेहमानों को घर में तमीज़ से एक जगह बैठना चाहिए, तो फिर जाएं और बैठें। वो ट्रे उठाकर पीछे हुई, लेकिन सफ़ीर ने ट्रे पकड़कर उसे रोक दिया था। ट्रे छोड़ें, सारी चाय गिर जाएगी। वो दुरुस्तगी से बोले। न जाने क्यों सफ़ीर के उजड़े बिखरे हुलिये से उसे अजीब सी चिढ़ महसूस होती थी। उसे सोबर सुलझे हुए पढ़े लिखे मर्द पसंद थे, जबकि सफ़ीर उसके बरअक्स ही था। खुले गिरीबान और उलझे बड़े बालों में चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थीं। हाँ, गिर तो जाएगी, लेकिन यकीन को तुम पर एक गर्म कतरा भी गिरने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में झांके उसने ट्रे लेकर शेल्फ पर रख दिया और ख़ुद उसके हाथ थमे। ये क्या हरकत है? हाथ छोड़े मेरे और जाएं यहाँ से। वो दोनों हाथ छुआने के लिए झटपटाए थे, जबकि सफ़ीर ने दोनों हाथों को झटका दिए करीब खींचा था। ये वही हरकत है जो एक आशिक पर सूट करती है, मंगेतर साहबा। और मैं दीदारे यार किए बिना कैसे जा सकता हूँ सफ़ीर की जान। सफ़ीर ने दिल भर से कहकर आंख दबाई, जबकि शजिया के हाथ कांप कर रह गए, लेकिन उसके जान कहने पर वो सुलग कर रह गई। मेरी भाभी घर से गायब है और आपको मस्ती मजाक सूझ रहा है। भाई की हालत देखिए कैसे वो राह से खुआर हो रहे। उन्होंने आपको मदद के लिए बुलाया था और आप यहाँ मेरे पास मुझे तंग करने आम पहुँचे।
वो आखिर में बुड़बुड़ाकर रह गई। सफ़ीर के लबों पर मुस्कुराहट फैली। उसकी बीवी है, वो परवाह कर रहा है और जैसे वो ख्वार मुझे तो लगता है उसे मिल ही जाएगा, लेकिन मैं मौका से फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। और ऐसे मौके जल्द नसीब भी नहीं होते। मैं तो अपनी होने वाली बीवी की खबरगिरी के लिए आया। उसके गोल चेहरे पर बिखरी लेट को उसने कान के पीछे किया। उसके लमस पर वो कांपी। आप हाथ से बढ़ रहे, मेरा हाथ छोड़ें। सफ़ीर ने उसका एक हाथ अब भी कैद किया हुआ था और अगर ना छोड़ूं तो गुमिरता सा कहकर उसने हाथ को ज़ोर से दबाया। शजी कराह कर रह गई। सफ़ीर के हाथ को हटाने के लिए उसने दूसरा हाथ इस्तेमाल किया, लेकिन सफ़ीर ने अपने हाथ के ऊपर रखे वो हाथ भी कैद कर लिया था। सफ़ीर वो दांत पीछे चिड़ी थी। है सफ़ीर के दिल की कली, इन नरम गुलाबी होंठों से नाम कितना खूबसूरत लग रहा है। दिल तो चाह रहा है जू मैनी अंदाज में बात अधूरी छोड़े। उसने शजिया को मजीद बेजार किया था। बहुत ढीठ शख्स हैं आप। खीफा से चेहरा लाल और आंखें भीग गई थी। सिर्फ तुम्हारे मामले में। सफ़ीर ने हाथ दबाकर छुड़ा। शजिया अपना हाथ देखती रोने वाली हुई, जो हाथ दर्जा सुर्ख हो चुका था। सफ़ीर ने प्लेट से बिस्किट उठाकर आधा खाया, आधा शजिया के मुंह में डाल दिया। वो बौखलाई थी। यकलख्त उसने माथे से माथा टकराया। एक और उफ्ताद जैसे उसने अचानक तोड़ी थी। जूठा खाने से प्यार बढ़ता है सफ़ीर की जान, ख्याल रखना अपना। बस थोड़ा वज़न कम कर लो। उसके गाल को खींचे। वो तेज़ से बाहर निकल गया। जब कोई शजिया हवास बाख्ता सी खड़ी रह गई, लेकिन जब उसकी बात का मतलब समझ आया तो पाँव पटकती। वो सफ़ीर को कई उल्टे कलमा से नवाज चुकी थी, जबकि मुंह में घुलता बिस्किट उसने बामुश्किल निगला था। सेंट्रल जेल में दाखिल होकर उसने अपने अंदर बढ़ते इश्तियाल को बामुश्किल काबू किया। कुछ जेलर जो चेयर पर बैठे नींद के मज़े ले रहे थे, एसपी वाहिद सुल्तान को देखकर हाड़ बढ़ाए। सर, कई जेलर के बुखलाए सल्यूट को नज़रअंदाज की वो तेज़ कदमों से नौफल यज़दान की जेल की जाने बढ़ा। वो बेंच पर मज़े से लेटा हुआ था। वहाज का दिल तो चाह के अंदर दाखिल हो उसकी शक्ल बिगाड़ कर रख दे। वो आग उगलती निगाहों से उसका तवाना वजूद घूर रहा था। वैसे दाद देनी पड़ेगी वहाज सुल्तान कि तुम उकाब से की निगाह रखते हो। नौफल यज़दान ने चेहरे पर से बाजू हटाया। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उस पर उछाली। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर में दाखिल होने की और वो फाइल्स चुराने की। वहाज दबा दबा मुगर्राया था। अबे यार, इंसानों का खून काहे को पीकर अपना टेस्ट खराब करेगा। ऐसा कर फ्रेश जूस पीता के अंदर भड़कता लावा, जो कि सिर्फ मेरे लिए थोड़ा कम हो। नौफल का जवाब उसे सुई की मानद वजूद में चुभता महसूस हुआ। बकवास बंद करो, मेरी फाइल्स दो। मैं तुम जैसे खूनी दरिंदे के मुंह नहीं लगना चाहता। वाज ने हाथ दर्जा अपना लहजा धीमे रख, लेकिन नौफल यज़दान को उसके धीमे लहजे की आदत नहीं थी। मेरे मुंह तो कभी लगेगा भी नहीं। नौफल आंख दबाए पुर इसरिया से बोलता आगे आया तो वाज ने हैरानगी से उसे देखा, लेकिन जब उसकी बात का मतलब समझ आया दिल चाह एक मुक्का उसके मुंह पर झाड़ दे। समझ गया ना, मैं जानता था तू समझ जाएगा। पुलिस वाले पूरी ठरके होती हैं। हाथ पर हाथ मारते वो बेबाक कहका लगाया। वहाज का खून मसीद खुला रहा था। वहाज ने तैश से उसका गिरेबान जकड़ा। पल भर में नौफल यज़दान की आंखों में लाल डोरे नुमाया हुए, जबकि चेहरा लहू छलकाने लगा। पूरी ताकत से उसने वहाज से अपना गिरेबान छुड़वाकर उसे पूरी ताकत से दूर धकेला। वो चंद कदम पीछे हुआ। मेरे गिरेबान पकड़ने से पहले आपने इस कज़न का पकड़, जो तेरी बहन की ज़िंदगी कल बर्बाद करने वाला। क्या बकवास कर रहे हो? वहाज की हैरानगी बजा थी। वही जो सच है। और हाँ, एक बात याद रखना, ताबिर सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर उस पर किसी ने गलत निगाह डालने की, उसकी आंखों को मैं खुद अपने हाथों से नोचूंगा। और अगर किसी ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवानी चाहे तो नौफल यज़दान खून की नदियाँ बहा देगा। अगर मैं 5 कत्ल बिना डरे दीदा दिलेरी कर सकता हूँ, फिर मज़ीद कत्ल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो मेरी अमानत है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। याद रखना। उसके लफ्ज़ों से छिलकती जुनूनियत शिद्दत पसंदी वहाज को भी साकत कर गई थी। तुम्हें मैं देख लूँगा। इस वक्त मेरे लिए ताबीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो वक्त बताएगा कौन किसे देखेगा। नौफल ने दो बदू जवाब दिया था। वहाज तैश से वहाँ से जाने लगा। अगली मुलाकात करनी हो तो मेरे मेंशन इजाज़तनामा लेकर आना। तुम्हारी बहन के लिए मेंशन दोबारा सेट करवा रहा हूँ। उसे मैं अपने साथ जेल में तो रख नहीं सकता। अंदर भड़कते शोलों जैसे गुस्से को काबू किए वो वहाज को झुलसा चुका था। और तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। वहाज के भड़के हुए अंदाज पर वो बेबाक कहका लगाना नहीं बोला था। वो सुबह होते ही यहाँ पहुँचा था। हवेली में होती चहल पहल पर उसका खून खोला। वो सीधा ऊपर ताबीर के कमरे में जाना चाहता था। वसी और अरीज लाउंज में बैठे कमाल मलिक वहाज को देखकर घबराए थे, लेकिन वो उन्हें एक सुर्ख निगाह से देखता ऊपर बढ़ा। वहाज रुको। कमाल अपनी जगह से खड़े हुए और पूरी दहशत से बोला, लेकिन वहाज रुका नहीं था। जाओ नजमा, अपने बेटे को संभालो। अगर आज ये निकाह नहीं हुआ तो तुम बेहतर जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नजमा बेगम को दिल जहाँ बेटे को देखकर थोड़ा पुरसुकून हुआ था, शोहर की धमकी पर गोया किसी ने
काट कर रख दिया था। वो गिरती पड़ती ऊपर भाग गई। वाशिदा ताबीर के कमरे में गया जहाँ बैठी वो रोने का शुगल पूरा कर रही थी। भाई फक होते चेहरे के साथ वो सरासमगी से उसका नाम लिए बोले, जबकि वाज के चेहरे पर पथरीले तासुरात सजे थे। तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया कि मुझे बताना भी गवारा नहीं किया और निसाब के जुल्म सितम पर सर झुका दिया। क्या तुम इतनी कमज़ोर थी? वहाज की दाढ़ नीचे तक गई थी और कमाल मलिक का तैश उभर उभर रहा था। भाई वो भीगी मुतवरम आंखों और सुर्ख होते लबों से बोली, ताबीर तुमने आज मुझे जता दी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुमने बता दी कि तुम्हारा भाई एक कमज़ोर और बुज़दिल मर्द है। वो तअस्सुफ़ से सारे हिलाए बोला, भाई मेरी बात सुने। ताबीर उसकी जाने बढ़ी लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर लंबे डाक भरता दोबारा नीचे बढ़ा। किसकी मर्ज़ी से आपने ताबीर का निकाह करना चाहा था? बोलें कि आप नहीं जानते कि वो एक बालिग लड़की है और ज़बरदस्ती निकाह की क्या सज़ा होती है? इस बारे में आपको पता होगा। वहाज का लहजा मजबूत था। तुम हमें कानून मात सिखाओ वहाज सुल्तान, ये कानूनियत तुम अपने मुजरिमों पर आजमाओ। कमाल मलिक सफाकिया से बोले, बेटा होने का हक मैं काफ़ी अरसे पहले खो चुका हूँ, लेकिन अपनी नफरत में बेटी की ज़िंदगी क्यों तबाह करने पर तुले हुए हैं? जिसे ताबीर के निकाह का फ़ैसला किया उसकी उम्र तो देख लेते। लेकिन खैर आपकी तो अपने भाइयों के मामले में आंखें बांध दें। वो आपकी अपनी औलाद से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ हैं। वो तमस्कुराना मुस्कुराया, अपनी हाथ में रहो, अब मैं मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान मुकम्मल रजामंदी से ताबीर को अपना रहा है। हाँ समीना भाभी का हक मारकर उनको छोड़कर वो ताबीर को अपना रहा है। क्या आपको खुदा का खौफ नहीं है? वहाज वो धाड़े थे, मालिक वो बड़े मलिक का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बड़े अस्पताल शहर ले जाया गया। मुलाजिम की रूह फरसा खबर ने दोनों को मुड़ने पर मजबूर किया। क्या बकवास कर रहे हो? कमाल मलिक को यकीन करना मुश्किल लगा, जबकि वहाज के जहन में नौफल के लफ्ज़ गूंजे थे, यानी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। कमाल मलिक अपनी चादर संभाले तेज से बाहर निकले थे, जबकि सीढ़ियों के करीब खड़ी ताबीर अपनी किस्मत को कुश्ती वहीं बैठते चली गई। रात की कहरनाकी ख़त्म हुई तो दिन की रोशनी ने चारों तरफ अपने ताबनाकी बखेरी। अपने मैंशन में खड़ा वो माजी के धुंधलकों में खोया हुआ, जहाँ उस मैंशन ने अच्छी यादें मोहब्बत भरे लम्हे दिए थे, वहीं उसी मैंशन से उसे एक वक्त में वहशत भी हुई थी। लेकिन यहाँ आने की दो वजूहत थी। इरादा तो उसका कुछ दिन बाद शिफ्ट होने का था, लेकिन कुछ काम जल्द होने के मुंतज़िर होते हैं और आज वो उसी काम की तकमील के लिए यहाँ आया था। फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता बासित का नंबर उसे एहसास दिला गया था कि काम हो चुका है। बॉस? हाँ बासित बेटा बोल, कोई खुशी की खबर सुनाना, वरना तेरा बॉस आज तुझे छोड़ेगा नहीं। फ़ोन कान से लगाया वो लॉन्ज में चक्कर काटता बोला, बॉस कभी तो प्यार से बात किया करो। बासित ने मुंह बिगड़ा, खबर सुना बासित, बस काम हो गया। वो सलमान मलिक शेरवानी पहने बड़े शौक से सैलून पर बुढ़ापे के आसार छुपाने जा रहा था। वो पर बेचारा सीधा पानी लगे खेतों में गिरा। हाँ टांग बाजूर तो टूट वूट गई होगी, शहर ले जाया गया है, अब देखो कब रिपेयर होता है। शाबाश बासित, मुझे यकीन था कि तू मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। दिल खुश कर दिया मेरे शेर, तू इनाम का हकदार है। शुक्रिया बास। बासित चहका था। खैर अब तूने सीधा मेरे मैंशन आना है। मैंशन? क्यों बास, और आप कब वहाँ शिफ्ट हुए? वो हैरान हुआ। यहाँ आएगा तो बताऊँगा, फ़िलहाल यहाँ भी एक काम तेरा मुंतज़िर है, हो सकता है ये काम तुझे पसंद भी आए। खैरियत है बास? बास सीधा फ्लैट जाना चाहता था, जहाँ वो बेवकूफ़ सी अल्पसरा उसका दिल चुरा बैठी थी, जिसकी दूसरी झलक देखने के लिए वो कल से पागल हो रहा था। यहाँ आएगा तो सब पता चल जाएगा। ओके बॉस, शाम तक आता हूँ। क्यों भाई, किस खुशी में? नौफल ने अबरू चुकाई। वो बॉस एक ज़रूरी काम था, शाम तक पहुँच जाऊँगा। वो बुखलाया था। शाम नहीं होनी चाहिए और ज़रूरी काम की तफसील ज़रा अपने बॉस को आकर गोश गुजार करना। बॉस, नौफल ने कॉल काट दी थी। दूसरे कमरे की जाने बढ़ता वो मोबाइल पर कुछ टाइप भी कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। बेड पर लेटी वो छोटी सी लड़की नौफल के लबों पर मुस्कुराहट ले आई। उसकी तस्वीर लेकर उसी नंबर पर भेजी जिस पर वो कुछ देर पहले मैसेज सेंड कर रहा था। वही दूसरी जानिब शख्स का दिल बेकरार हुआ, लेकिन ये इत्मीनान था कि वो महफूज हाथों में है। वहाज की सांगदिली और बेरुखी भरे रवैये को सोचती वो कल से उदास थी। तबस्सुम बेगम ने भी उसका उदासी भरा अंदाज नोट किया, लेकिन कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा था। वो जानती थी कि बेटी के सर पर क्रुश का भूत सवार है, जो चंद दिन तक ही रहने वाला है, क्योंकि अनाबिया को हर नई चीज़ पर क्रुश महसूस होता था और ये भूत फिर उससे बेहतर चीज़ को देख कर ही उतरता था। अपना ख्याल रखना। तबस्सुम बेगम ने गाड़ी उसकी यूनिवर्सिटी के आगे रोककर उसकी पेशानी चूमे खा। वो मुस्कुराकर गाड़ी से उतरी थी। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सना मलिक उसकी राह देख रही थी। अनाबी को अंदर आते देख उसकी दिली मुराद बार आए। वो तेज़ी से अनाबी के रास्ते में आई। हेलो, मैं सना हूँ। वो अचानक उसके सामने आए, हाथ बढ़ाए बोली। अनाबी हैरान हुई थी।
उसकी अजनबी निगाहों को वो भांप चुकी थी। मैं तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में होती हूँ। सनम ने बढ़ते हुए हाथ की जानिब निगाह की कहा। तो उसने बेदिली से हाथ मिलाया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सनम ने तमहीद बांधी तो अनाबी ने सामने मौजूद लड़की को देखा जो एलीट क्लास की ही लग रही थी। आप और मैं पहली बार मिली हैं, अनाबी ने उसे जिताया। मैं जानती हूँ, लेकिन बात तुम्हारे मतलब की भी हो सकती है और पहली बार का मिलना ही दुरुस्ती का आगाज़ हो सकता है। जी पूछें, तुम वहाज सुल्तान को कैसे जानती हो? सनम के सवाल पर अनाबिया ने उसके चेहरे को देखा जहां आम तासुरात थे। मैं भी तो आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि आप वहाज सुल्तान को कैसे जानती हैं और मुझसे क्यों पूछ रही हैं, और हमें इतनी दोस्ती या फिर बातचीत भी नहीं जो आप डायरेक्ट पर्सनल सवाल कर रही हैं। अनाबी का मजबूत अंदाज सनम को एहसास दिला चुका था कि वो आसान चीज़ नहीं है। दोस्ती का क्या है, वो तो हो जाएगी। सनम ने नरम मुस्कुराहट के संग वही अल्फाज दोहराए। खैर वो बात की बात, लेकिन मैं किसी को अपनी ज़ातियात में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकती। अनाबिया वहाँ से जाने लगी थी। मैं कल ही समझ गई थी कि तुम उसे पसंद करती हो। सनम ने हवा में तीर चलाया। अनाबिया ने नागवारी से उसे देखा। अगर मैं उन्हें पसंद भी करती हूँ तो आप क्यों मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती घुस रही हैं? अनाबिया इस बार चिढ़कर बोली, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट कज़न है और मुझे पसंद भी करता है। अनाबी के दिल में गोया छन्नाक से कुछ टूटा। उसने जख्मी होती निगाहों से सनम को देखा जिसके चेहरे सच्चाई की मुंह बोलती तस्वीर था। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई और है, इसलिए तुम परेशान मत हो। सनम मुस्कुराई थी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूँ? हनफी में सारी लाए वो तनजिया मुस्कुराई, लेकिन दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं कल ही समझ चुकी थी कि तुम उसे पसंद करने लगे, क्योंकि जैसे तुम कल उसके पीछे गई थी, उसे देख रही थी, मुझे एहसास हो चुका था कि यह मोहब्बत का ही मामला है। सनम पूरी यकीनी से बोली, आप गलत समझ रही हैं। मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी, इसलिए मैं कल उनके पीछे गई, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अनाबिया अपनी कैफियत छुपाए बोली थी, तुम मुझ पर एतबार कर सकती, क्योंकि मैं भी मोहब्बत में हारी हुई हूँ। सनम तलखी से बोली। अनाबिया को वो लड़की थोड़ी दिल बर्दाश्ता लगी, लेकिन मैं मोहब्बत में हारी नहीं और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है, और अगर हारी भी तो किसी से भीख मांगते हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मजबूत लहज में बोलकर वो आगे बढ़ गई। सनम के नरम तासुरात कहरनाकी में बदले। उसने शोला भड़काती निगाह से अनाबिया की पोश को घूरा। वहाज मलिक, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रहूँगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने अहम रिश्ते खोए हैं और तुम्हें बर्बाद किए बिना मैं सुकून से नहीं बैठूंगी, और तुम्हारी बर्बादी की वजह ये अनाबिया नामी लड़की ही बनेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। अहद भरे अंदाज में बोलती वो अनाबिया को निगाह से उजल हुए देखती रही। जारी है, सनम मलिक आखिर कौन है? कहानी अभी बहुत उलझी हुई है, लेकिन हर एक करेक्टर का आपस में कनेक्शन है जो अगले एक साथ में वाज़ेह हो जाएगा। और अगर हर कपल का सीन आ रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कल वहाज और नबिया और सुंदरी स्पेशल के अच्छे लाइक कमेंट कीजिए। खुश रहिए। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।